जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। पिछले दिनों आप में से बहुत सारे लोगों ने मेल पर, फेसबुक पर, ट्विटर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, एसएमएस के जरिए मुझे मैसेज भेजे एक ऐसे शख्स को आपकी अदालत में बुलाने के लिए जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो जब जबान खोलते हैं आग उगलते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे दिल की बात कहते हैं। प्लीज वेलकम ऑल इंडिया MIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी। आज के इस शो में हमारे जज हैं भास्कर के नेशनल पॉलिटिकल एडिटर अभिलाष खांडेकर, और आपकी अदालत में आज का ये इंटरेस्टिंग मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज अभिलाष खांडेकर की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई की इजाजत दी जाती है। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, हम इल्जाम लगाएं ओवैसी साहब पर, एक नजर डालेंगे असदुद्दीन ओवैसी के पॉलिटिकल करियर पर। असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रेसिडेंट हैं। असदुद्दीन ओवैसी और इनके परिवार का पुराने हैदराबाद इलाके में काफी रसूख है। ये इस इलाके से 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी के फादर सलाउद्दीन ओवैसी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 6 बार लगातार चुनाव जीते थे। असदुद्दीन ओवैसी पुराने हैदराबाद से 2 बार MLA भी रह चुके हैं। लंदन से लॉ ग्रेजुएट असदुद्दीन ओवैसी एक असरदार स्पीकर हैं। ये अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी माइनॉरिटीज के लिए इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, नर्सिंग और आर्किटेक्चर के 10 कॉलेज चलाते हैं। इनके 2 हॉस्पिटल भी हैं। लंदन से लॉ ग्रेजुएट असदुद्दीन ओवैसी आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम असदुद्दीन ओवैसी पर। आपकी अदालत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम है कि ये असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी साहब, बहुत सारे भाषण मैंने आपके सुने, इंटरनेट पर बहुत सारे लोग आपके वीडियोस को पसंद करते हैं। आप जो भाषा बोलते हैं बहुत स्वीट, अच्छी भाषा आप बोलते हैं। जैसे 31 मई 2014 को एक बड़े आदमी के बारे में आपने कहा वो कुत्ता है, उसकी नस्ल कुत्ती, सब कुत्ते। वो जो पब्लिक मीटिंग थी हमारी, उसमें उसके उसी दिन बेंगलुरु में 6 लोगों को पकड़ा गया था, जिसमें से 2 पर गोली मारी गई थी जो हैदराबाद को आ रहे थे, और उनका टारगेट पुलिस ने बताया कि शायद वो मुझे या हमारे किसी MLA को। तो उस पस मंजर में वो बात कही गई। मगर ये जो उसको कट एंड पेस्ट जॉब किया गया, एक ज़ेम TV कुछ वेबसाइट है पाकिस्तान का, उसी के जरिए मुझे मालूम हुआ। ये तो बताइए किसके बारे में कह रहे थे आप? नहीं सर, अब जिसके बारे में कहना था उनके बारे में उनको मालूम होगा। अब वो बात हो गई, अब इसको नया क्यों फिर शुरू किया जाए? क्योंकि जिन्होंने कहा था कि टायर के नीचे को आ जाए, तो सर अब इस तरह की बातें हो जाती हैं। अच्छा, आप ऐसा करते हैं कि पब्लिक के लिए और अदालत के लिए मैं एविडेंस के तौर पर वो वीडियो सुनवा देता हूं। जरूर जरूर जरूर। और फिर पता चलेगा कि आपने क्या कहा था और कितनी मीठी भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं। जरूर। याद रखो नौजवानों, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते के बच्चे हैं। तुम अल्लाह की तरफ पलटो, ये खत्म होंगे इंशाअल्लाह ताला। जो हमको कुत्ते का बच्चा बोल रहा था, वो कुत्ता, उसकी नस्ल कुत्ते, सब कुत्ते।
ओवैसी साहब, हैदराबाद के लोगों को मैं जानता हूं, वो तो बड़ी डिग्निटी से, बड़े स्वीट बोलते हैं। पढ़ाई भी आपकी लंदन में हुई है, ये कहां से सीखा आपने? ये हमने सीखा उन लोगों की बातें सुन सुनकर जो 50 साल से ये समझ रहे थे कि हम गूंगे हैं। हमने उनसे सीखा जो इन्होंने कहा था कि इस धरती को समताल होना पड़ेगा, 5 दिसंबर को कहा गया था। हमने उनको देख देख कर बोलना शुरू किया जिन्होंने कहा था कि एक धक्का और दो। हमने उनको देख देख कर अपनी ज़बान खोलने में मजबूर हो गए जिन्होंने कहा था महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े लीडर है कि मुसलमान लड्डे हैं। हमने उन लोगों को सुना जिन्होंने कहा था कि हम रिलीफ कैंप इसलिए चलाएं ताकि आपका प्रोडक्शन सेंटर बढ़े। हमने उन लोगों को सुना जिन्होंने कहा था कि कोई टायर के नीचे अगर कोई कुत्ते का बच्चा आ जाए तो सर बताना ये है कि हम यही चाह रहे हैं कि एक उसूल बन जाए पूरे मुल्क में कि कोई भी इस तरह की बात ना करे। मैं यकीनन आप जो आपने ये बात देखिए, मैं आपने जरा मेरी बात को मुकम्मल मेरी भी बात सुन लीजिए। आपने ये बात 31 मई 2014 को कही जब मुल्क नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री इलेक्ट कर चुका था। देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी भाषा इस्तेमाल करना अच्छी बात है? सर, जमहूरियत में अगर कोई मुल्क का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, क्या उनके लिए बात ज़ेबा देता कि वो ये कहें कि जो टायर के नीचे आ जाए वो कुत्ते का बच्चा? क्या ये इनके लिए ज़ेब देता जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बने थे अटल बिहारी वाजपेयी? हम दुआ करते हैं कि अल्लाह को सेहत दे कि इस धरती को समताल होना पड़ेगा। क्या इनके लिए ज़ेब देता जिन्होंने कहा था कि एक धक्का और दो, और वो खुद हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स बन गए? तो ये चीज़ है कि आपकी बात सही है कि इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मगर थाली तो 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं रोक सकती। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि दूसरी तरफ से भी, हर तरफ से भी। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने नरेंद्र मोदी साहब के बारे में कहा हो, मुलायम सिंह यादव, उनकी भी बहुत सेवा की आपने। वो भी दिखा दीजिए। मैं उसकी बानगी भी अदालत में पेश कर देता हूं। आपने कहा ये मौलाना नहीं, आरएसएस की चड्डी पहने हुए मुलायम है। ये मुलायम सिंह ख्वाब देख रहा है, गैर जरूरी अपने आप को मौलाना मुलायम ये मौलाना नहीं है बल्कि आरएसएस की चड्डी पहना हुआ मुलायम सिंह है। इसको टिकट देना आजमगढ़ की आवाम को, और आजमगढ़ की आवाम को बताना है कि आजमगढ़ शिबली की सरजमीन है। अब मुलायम सिंह यादव तो कहते हैं कि वो जिंदगी भर आरएसएस के खिलाफ लड़ते रहे हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ लड़ते रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी कब बनी? बाबरी मस्जिद के शहादत के उस मलबे के ऊपर समाजवादी पार्टी बनी, और हमेशा मुलायम सिंह यादव ने यही बात कहते रहे कि मैं मौलाना हूं, और लोगों ने देख लिया कि ज़्यादा मुझे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ। और उसके बाद इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद 600 से ज़्यादा कम्युनल राइट्स और इंसिडेंट्स हुए। अखिलेश यादव के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कितने वाक़यात हुए। इसके बावजूद भी जो पार्टी अपने आप का बड़ा दावा करती है कि हम मुसलमानों के बहुत बड़े हमदर्द हैं, हर एतबार से वो लोग नाकाम साबित हुए। रिजर्वेशन का वादा किया गया था 16% देंगे, वो ख़त्म हो गया। बच्चों को छोड़ने की बात की गई थी, वो मजाक बन के रह गया। और फिर मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि विश्व हिंदू परिषद के लीडरों के साथ मुलायम सिंह यादव ने वो जो 84 कोसी यात्रा से पहले कहा कि खैर सगाली मुलाकात है। 2 घंटे की मुलाकात, कोई मुगल आजम पिक्चर देख रहे थे क्या मुलायम सिंह? 2 घंटे की मुलाकात, और उसके बाद आप देखिए सब तूफान मचता गया। तो ये असली चेहरा है मुलायम सिंह का, और इसको बेनिकाब करना मैं समझता हूं कि मेरा फर्ज है कि लोगों को बताऊं। और आखिरी बात सर, आजमगढ़ में मुझे 1-1.5 साल से जाने नहीं दिया जाता। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी बात को बोल सकता हूं, मगर मुलायम सिंह क्योंकि वहां के एमपी हैं, परमिशन देकर हमको कैंसिल कर दिया जाता है।
4 मरतबा हो गया आजमगढ़ में। आप आग लगा देंगे आजमगढ़ में जाएंगे तो? नहीं सर, अगर मैं आग लगाता हूं, अगर मैं आग लगाता हूं या फिर मुलायम सिंह को मैं नीचे गिराता हूं, ये तो वक्त तय करेगा। अगर मैं जाकर कोई गलती करता हूं, आप मुझ पर फौरन केस बुक करिए। मैं कई मरतबा वहां के एसपी से बात किया, मैंने कहा कि अगर मैं गलत बोलूंगा, आप बोलिए कि रुक जाइए, मैं रुक जाऊंगा। बोला हम इस मैदान में हैं, इस सियासत में हैं, आप हमको जेल को ले जाइए, केस बुक करिए, हम तैयार हैं। लेकिन आप कहते हैं कि दूसरे ऐसी भाषा बोलते हैं उससे आप सीखते हैं। क्या कभी मुलायम सिंह ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया? मुलायम सिंह यादव ने, खैर उनको बात ही करना नहीं आता सर, क्या बात करेंगे वो। अब उस पर क्या, मैं उनको ज्यादा पर्सनल अटैक नहीं करना। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया? सर अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा, मैं आपको आउटलुक मैगजीन का हवाला दे रहा हूं। जब 2002 के उस बड़े प्रोग्राम और जेनोसाइड के बाद जब असेंबली के इलेक्शन हुए, तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर गुजरात के अपने तकरीरों में क्या क्या नहीं कहा। जेम्स लिंगडो, अहमद भाई पटेल, मियां मुशर्रफ, क्या हम ये कैंप्स चलाएंगे इसलिए कि यहां पर प्रोडक्शन सेंटर हो जाए आपका? सर आप भूल चुके होंगे, मैं तो नहीं भूला। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूला और मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। और जब वो आपकी अदालत में आए तो हमने उनसे पूछा था और उन्होंने कहा कि मुझे माफी मत दो, अगर मैंने गलती की है तो मुझे फांसी पर लटका दो। उन्होंने कहा 125 करोड़ देशवासी मेरे भाई हैं, चाहे नोच डालो, भेदभाव नहीं करूंगा। लेकिन आप कुत्ता ऐसी भाषा का इस्तेमाल है। सर भेदभाव की आप बात कर रहे हैं। मुझे एक बात मुझे बता दीजिए, क्या हिंदुस्तान का वजीर आजम पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रेसिडेंट एड्रेस के डिबेट में ये जुमला जेब देता है उनको कि 1200 साल की गुलामी? क्या मतलब था उसका? 1200 साल की गुलामी से हमको आजादी मिली। 650 साल तो मुसलमान भी हुकूमत की है इस मुल्क में, तो क्या वो भी गुलामी थी? मैं मानता हूं अंग्रेजों के खिलाफ हम तमाम ने मिलकर लड़ा, वो गुलामी का वक्त था, मगर उसको आप 1200 साल की बात करते। दूसरी बात, 15 अगस्त को लाल किले से वजीर आजम ने कहा कि 10 साल का मॉरेटोरियम होना चाहिए कम्युनल राइट्स के ऊपर। 10 साल क्यों, 100 साल चाहिए, ले लीजिए। मगर ये कैसे टास्क मास्टर हैं, वो बोलते कुछ हैं और फिर उन्हीं के एमपी योगी कुछ और बोल देते हैं। ये कैसे टास्क मास्टर हैं कि साक्षी महाराज बोलते कि पूरे मदरसे टेररिज्म के सेंटर हैं और फिर वजीर आजम की हुकूमत 200 करोड़ देती है मदरसों को। ये कैसी बात है, मुझे समझाइए आप। कि एक वजीर मनिका गांधी कहती है कि गाय को काटा जा रहा है, कैटल को काटा जा रहा है, फिर ये हुकूमत जो मशीनरी आती है उस जानवर को काटने के लिए, इंपोर्ट ड्यूटी 10 से 6% कर देती है। तो ये जो है ना सर, ये जो बात बिल्कुल नहीं, ये जो जेकिल एंड हाइड की पर्सनालिटी है, आप मेरी बात से मुत्तफिक नहीं हो सकते, मगर मैं जो आपके सामने हूं वो अंदर भी हूं और बाहर भी हूं। मगर ये बात कि भाई मैं इस दूध का धुलावा हूं, मगर मेरे साथी कर रहे हैं, मुझे मत बोलिए, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं, ये कैसे हो सकता है? ये हमको बता दीजिए कि आप चीफ मिनिस्टर थे, अभी आपने कहा कि मैं भेदभाव नहीं करता हूं। अक्षरधाम का जजमेंट आया, जिस वक्त बीजेपी रिजल्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन मुसलमानों को टारगेट बनाया गया और इन्वेस्टिगेशन गलत किया गया और इनको सिर्फ नाम की बुनियाद पर 10 साल 11 साल उनके खराब हो गए। क्या ये भेदभाव नहीं है? मुझे ये बता दीजिए कि क्या ये भेदभाव नहीं है कि आज गुजरात में कोई अगर अपना घर बेचना चाहता है तो हुकूमत से परमिशन लेना पड़ेगा। आज वजीर आजम बोलते हैं मैं गंगा को साफ कर दूंगा, मगर क्या यह बात गलत है सर कि वहां पर जुहापुरा के इलाके में पूरा अहमदाबाद का जो मेडिकल हॉस्पिटल्स का जो गंदगी है, वेस्ट है, वो लाकर वहां पर डंप किया जाता? ये हम बातें करते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आता। आपकी सारी बातें ठीक है, नहीं ठीक नहीं, सही है गलत है बता दीजिए। आपको सारी बातें कहने का हक है और बहुत सारी बातें लोग गलत करते हैं कहने का हक है, लेकिन
कुत्ता कहना, ये मुझे समझ नहीं आया। नहीं सर, आप इस बात को समझ लीजिए कि जिन्होंने हमको ये कहते हैं कि टायर के नीचे कोई कुत्ते का बच्चा आ जाए, वो भी नहीं उसके सर देखिए सर, मेरी अल्फाज को फिर कर मैं ही बोल सकता हूँ। वो भी सवाल हमने पूछा था उनसे और मैं बताता हूँ उन्होंने क्या जवाब दिया था। हमने उनको पूछा था कि क्या आपने मुसलमानों की तुलना पपी से की, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि मैंने किसी को पपी नहीं कहा, मैं तो अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा था और मैं तो ये कहना चाहता था कोई चींटी मरती है तो भी दर्द होता है, तो ये कहना कि मैंने किसी को चींटी कह दिया, ये उनकी थिंकिंग हो सकती है। सर, इशरत जहां का एनकाउंटर की फाइल जो आईबी के ऑफिसर के प्रोसिक्यूशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रुकी हुई है, दे दीजिए सैंक्शन दे दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? कम से कम वो पहुंच जाएगा। आज जो लोग ये कहते हैं कि मैं इंसाफ कर रहा हूं, कि क्या मुझे एक बात बता दीजिए, क्या ज़किया जाफरी के आंख में डालकर कोई कह सकता है कि हां तुमसे इंसाफ होगा? बता दीजिए। सोहराबुद्दीन, ये तो सोहराबुद्दीन अदालतों के सामने है ना। सर ये भी तो अदालत है, यहां पर आपने मुझे कटहरे में लाकर बिठा दिया तो मुझे अपना डिफेंड तो करना पड़ेगा। सोहराबुद्दीन के भाई को, सोहराबुद्दीन का भाई आज इंसाफ के लिए लड़ रहा है। आज जितने लोग एनकाउंटर किए गुजरात में, वो पूरे सर्विस में आ गए। सर क्या ये भेदभाव नहीं है? किसी के भाई को आप पुलिस वाले के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो जेल में रहता है, निकलता है, आप उसको सर्विस में ला लेते हैं, तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप? आपको बिल्कुल हक है ये सब कहने का, लेकिन मैं बात दूसरी कह रहा हूं। सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, उनसे आपकी शिकायतें हो सकती है। कोई उनसे मिलने जाए तो आप उसे हरामी कहते हैं। अच्छा, मैं आपको वो भी सुनवा देता हूं, आपको भी याद आ जाएगा किसको आपने मैं जानता हूं। फिल्म स्टार के बारे में बात कर रहे हैं, मशहूर फिल्म स्टार हैं, और आपने कहा था इनको कौन पसंद आता है, वो हरामी नाचने गाने वाला एक्टर, वो पतंग फहरा रहा है, याद रख तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा, तू जाएगा कब्रिस्तान। वो हरामी जो नाचने गाने वाला एक्टर जो पतंग फिरा रहा है, याद रख तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा, तू जाएगा कब्रिस्तान में, तो तुझे मालूम होगा कि कौन हीरो था, कौन हीरो नहीं है। नाम सलमान रखने से कोई सलमान नहीं हो जाता, सलमान रश्दी भी है। अब बताइए, जो एक्टर जिसको पूरे हिंदुस्तान की जनता मोहब्बत करती है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी से मिलने चले गए तो आपने इतने सारे प्यारे प्यारे जुमले उनके लिए गए। सर देखिए, जब ये मिलने गए, आपके लिए प्यारे हो सकते, मेरे लिए प्यारे नहीं है सर। मेरे लिए ये लोग हीरो नहीं हो सकते। नहीं, मैं बता रहा हूं, नहीं, मेरे लिए ये लोग हीरो नहीं हो सकते। मेरे लिए हीरो वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया और इस मुल्क के लिए अपना खून पसीना बहाया। ये लोग मेरे लिए हीरो नहीं है। ये पैसे लेकर हीरोगिरी करना अलग बात है। ये लोग जाकर क्या कहा मौसूफ ने कहा कि मेरी बहन अपने आप को सेफ महसूस करती है। ये उनका, आप वो बता नहीं रहे हैं। मैं पूरा बता नहीं, वो जब किस पस मंजर में वहां पर कहा कि मेरी बहन बिल्कुल सेफ है वहां पर। हम ये पूछना चाहते कि कोई फिल्म स्टार अगर पॉलिटिक्स में आएगा और पॉलिटिशियंस की तायीद करेगा, तो वो अपने आप को नहीं समझ सकते कि नहीं मैं होली का हूं, मुझे कुछ मत बोलो, मैं तो एक्टर हूं। अगर आप आकर किसी पॉलिटिशियन की तायीद कर रहे हैं तो फिर वो ओपन होते हैं। और अगर ये कहना, वो तो अपनी फिल्म का टैक्स माफ करवाने के लिए चीफ मिनिस्टर के पास गए थे। अगर वो फिल्म का टैक्स माफ करवाने के लिए गए, कितने चीफ मिनिस्टरों से मिले? सब चीफ मिनिस्टर से मिले थे। नहीं सर, हमारे आंध्रा को आए, ना कई रियासतों को नहीं गए। अच्छा, वो फिल्म फ्लॉप हुई सुना मैं। फ्लॉप कैसे हो गई सर? अगर इतने प्यारे हीरो हैं आपके, आप कह रहे हैं कि वो नहीं, अगर इतने प्यारे हीरो हैं आपके, फ्लॉप कैसा हो गई? फ्लॉप क्या उसकी जिम्मेदारी मुझ पे डाल देंगे आप? बिल्कुल डालेंगे, क्योंकि आपने लोगों से कहा कि ये फिल्म मत देखो। अरे सर, मैं कौन होता हूं किसको बोलने वाला नहीं बोलने वाला? जमहूरियत है, आज हर चीज को कोई। इसी तकरीर में आपने आगे लोगों से ये कहा था कि इसकी फिल्म देखने मत जाओ। सर देखिए, लोग देखें नहीं देखें वो तो आवाम की मर्जी पर मुनहसर है। लेकिन उसके बावजूद उस फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस किया था।
मुझे नहीं मालूम कितने करोड़ का किया सर, मुझे परवाह भी नहीं है कि वो 1000 करोड़ का करे। एक और एक्टर की बात बताता हूं, ये तो आपके हैदराबाद के हैं, चिरंजीवी। उनके बारे में आपने कहा कि अगर हैदराबाद को यूटी बनाया तो तुम्हारी टूटी तोड़गे। वो भी दिखा दीजिए, ये भी सुन लीजिए। हैदराबाद हमारा है, हैदराबाद सबका है, मगर ये यूटी की बात मत करो। तुम यूटी की बात करेंगे तुम्हारी टूटी ढीली कर देंगे हम। ये परमानेंट कैपिटल की बात मत करो चिरंजीवी, परमानेंट कैपिटल यूटी की बात मत करो। तुम बच्चे हो अभी, तुम शूटिंग करते करते कूद के वहां चले गए। इतने बड़े फिल्म स्टार हैं वो, इतनी फॉलोइंग है उनकी, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे जिस वक्त आपने ये कहा, अच्छी बात है। देखिए, हैदराबाद के ताल्लुक से चिरंजीवी का जो मौक़िफ़ था, जिंदगी हैदराबाद में गुजारी, प्रॉपर्टीज हैदराबाद में खरीदी और नेक काम भी किए। वो ब्लड बैंक भी चलाते, थोड़ा बहुत काम भी कर दे, मगर बात ये कह रहे कि नहीं हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बना दो। मैं उनसे पार्लियामेंट में एक नहीं 4 मरतबा मिलकर बोला कि देखिए, हैदराबाद का तेलंगाना से ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी है, आंध्रा से नहीं है, ये मत करिए। तो उल्टा मुझे समझाने लगे, नहीं, आप हैदराबाद ले लीजिए, आप वहां पर असेंबली बना देंगे, आप पावर में आ जाएंगे। मतलब भैया, ये हमको इससे शौक नहीं है। ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी जो है वो हैदराबाद की तेलंगाना से, और हिस्टोरिकली ज्योग्राफिकल एरिया है। तो ये बड़ी कोशिश कर रहे थे कि रूलिंग पार्टी में थे कांग्रेस में कि नहीं तेलंगाना दे दीजिए और हैदराबाद को यूटी बना दीजिए। ये हमने कहा कैसे होगा, ये कई मरतबा जाकर उनको समझाए। तो आप टूटी तोड़ देंगे? टूटी तोड़े नहीं ना सर, टूटी नहीं तोड़े सर, कहाँ तोड़े, हम तोड़ने वाले नहीं है सर, हम तो मजलूम लोग हैं। आप मजलूम लोग हैं? जी सर। आपके अभी इतने सारे मैंने वर्ड सुनाए, कुत्ता, हरामी, जलील, टूटी। बिल्कुल सर, मजलूम है, क्या कर सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा कभी कभी झुक के भी बात कर लिया कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूं, और अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे, अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे तो यकीनन मैं सब चीज कुर्बान करने तैयार हूं आप पे। आप झुकने की बात क्यों कर रहे हैं? एक शायर ने कहा कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। किसी शायर ने यह भी कहा, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है जमीन साखी। तो नम होने की जरूरत है, आप नम होइए, आप नम होइए, आप इनकिसारी का मुजाहरा करिए। आप हमको हिंदुस्तान में किराएदार मत समझिए, हम इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं। आप हमको ये मत समझिए कि तू वहां पर ठहर, हम यहां पर ठहरेंगे। ये मिजाज नहीं चलने वाला है, ये मिजाज नहीं चलने वाला। इस मुल्क का मिजाज तो ये है कि वो शायद कहता है कि... नहीं, मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मेरा झगड़ा मुल्क से नहीं है, मेरा झगड़ा रजत शर्मा से हो सकता है, मेरा झगड़ा नरेंद्र मोदी से हो सकता है। क्यों झगड़ा होगा? नहीं, मिसाल के तौर पर अभी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया और आप प्रोसिक्यूटर हैं, तो जाहिर है आप और हम बहस कर रहे हैं। तो बहस की बुनियाद पर मैं एक कह रहा हूं, मगर मुल्क से कोई झगड़ा कभी नहीं हो सकता, ना कभी होगा इंशाअल्लाह ताला। ये मुल्क हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम ये कह रहे हैं कि जो मुल्क में जो इख्तिदार पर बैठने वाले हैं वो ये ना समझें कि मेरे मुकद्दर के फैसले वो करेंगे और मेरे मालिक हैं। नहीं, वो मेरे मालिक नहीं है, इख्तिदार उनको जरूर मिला है, वो सबको एक इंसाफ की नजर से देखें। लेकिन ये आप मानते हैं कि इस मुल्क में सब लोगों को मिलकर रहना चाहिए? सर, मैं तो फिर आपसे कह रहा हूं ना कि इस दुनिया में ये वाहिद मुल्क है, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर इतने मजहब के मानने वाले, इतनी तहजीब, इतने त्योहार, इतनी जबानें, दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है। तो मेरा झगड़ा मुल्क से कभी नहीं था, ना रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आप मानते हैं कि एक शायर ने कहा, ए चांद तू किस मजहब का है, ईद भी तेरी और करवा चौथ भी तेरी। ये हमारा मुल्क है। बिल्कुल सर, क्यों आप ईद और करवा चौथ की बात करें? क्या यहां पर क्रिसमस नहीं मनाया जाता? क्या यहां पर ट्राइबल लोग अपनी ईद नहीं मनाते?
क्या यहाँ पर सिख लोग अपनी त्योहार नहीं मनाते? यही तो कह रहा हूं ना, यहाँ पर कितने त्योहार, कितने मजहब हैं। ये इस मुल्क की डाइवर्सिटी उसकी ताकत है, इस मुल्क की रूह इसका प्लुरलिज्म और इथॉस है। और अगर कोई इस प्लुरलिज्म इथॉस को खत्म करने की बात करेगा तो आप बताइए फिर क्या होगा इस मुल्क का? आप क्या करेंगे अगर कोई इस तरह के इथॉस को खत्म करने की बात करेगा? उसके साथ आप क्या करेंगे? सर, आप किस तरफ इशारा लेकर जा रहे हैं, मैं उसके आता हूं उसकी तरफ। तो मैं आपके सवाल का प्रीजज जवाब दे देता हूं। मैं जरा एक ब्रेक मुझे लेना है, वक्त हो गया। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूछेंगे उन लोगों के बारे में जो इस देश में लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी अदालत में इल्जाम और सवालात का एक और दौर। एक ब्रेक के बाद आपके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, वो लोग कहते हैं ना, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए, 25 करोड़ मुसलमान ये 100 करोड़ आबादी को ठीक कर देंगे। सर, ये अब आप इसमें भी मुझे जिम्मेदार बना देंगे क्या? वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम है कि ये लोगों की भावनाओं को भड़काने वालों का साथ देते हैं। आप कह रहे थे कि आप उन लोगों के खिलाफ हैं जो मुल्क को बांटते हैं, सारे लोग इकट्ठे रहना चाहिए। आपके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, वो लोग कहते हैं ना, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए, 25 करोड़ मुसलमान ये 100 करोड़ आबादी को ठीक कर देंगे। सुनवाऊं वो भी एविडेंस आपको? नहीं, वो तो आप सुनवाई दीजिए, देख लेंगे। हाँ, अच्छा लगेगा आपको? सुनिए। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा। 15 मिनट हटा लो। 22 दिसंबर आदिलाबाद की स्पीच है, ये देश को जोड़ने की बात है। अब क्या करेंगे इनके बारे में आप? मैं जिस वक्त ये कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई, उस वक्त कई टीवी चैनल मुझसे बात किए, बशमूल आपके भी लोग बात किए थे। मैंने उनसे कहा कि भैया आप मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूं इस पर आके बहस करने के लिए, मगर होना यह चाहिए कि 1-to-1 डिस्कशन हो। क्योंकि पैनल डिस्कशन में होता क्या है, जैसा आज आप मुझे लाकर बिठा दिए, कम से कम मैं अपनी बात तो कर सकता हूं। दूसरी बात यह है कि इस स्पीच के ताल्लुक से, क्योंकि 2 साल का अरसा गुजर चुका है, ये मसला अदालत में ज़ेर दौरान है और मेरा मानना यह है कि जो अदालत का फैसला आएगा, जाहिर है आपकी इस अदालत से ज़्यादा वो अदालत मुतबरिक है और उनको कानून और हिकमत ज़्यादा मालूम। और चौथी बात यह है कि मुझे पूरा भरोसा अदलिया पर है, जिस तरह वरुण गांधी को इंसाफ मिला, कोर्ट से ही मिला, हमको भी उम्मीद है कि अदालत जो है एविडेंस की बुनियाद पर, इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर फैसला देगी। मगर मैं जो आपसे पहले इस जो बात कहा था, मैं उस पर कायम हूं और इंशाअल्लाह ताला कायम रहूंगा। उस अदालत में जिसमें एक केस है, उसके जज साहब हैं जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी। नहीं, गलत है, नहीं, ये गलत रिसर्च की गई है। सुनिए, नरसिम्हा रेड्डी साहब का जो इनके पास गए थे हम लोग, क्यों गए थे कि एक जगह पर पूरे केसेस को जमा कर दीजिए, ये हाईकोर्ट के हैं। सुन लीजिए मेरी बात, मसला तो निजामाबाद और निर्मल की अदालत में है, हाईकोर्ट में तो नहीं है मसला ये जी। तो बेंच से उनका ये ओरल ऑब्जर्वेशन था, जो उन्होंने बात कही थी, जो उन्होंने कही, बिल्कुल कही थी। ये बीबीसी मगर लेकिन मैं बता तो दूं क्या बात उन्होंने कही थी। हाँ, बिल्कुल कही। ये बीबीसी की रिपोर्ट है, ये किसी इंडियन, नहीं, इनके पास केस नहीं है, हाईकोर्ट में केस नहीं। मैं मानता हूं उनके पास केस नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा क्या, ये तो जनता सुन ले। बिल्कुल सुनाइए। जस्टिस रेड्डी ने कहा कि मैंने अकबरुद्दीन ओवैसी का भाषण यूट्यूब पर देखा है और ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है
उन्होंने कहा जिस समय अकबरुद्दीन ये भाषण दे रहे थे उन पर शैतान सवार था। नहीं, जुमला नहीं कहा उन्होंने। सर देखिए, आप और हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे इस तरह का जुमला अगर आप इस्तेमाल करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि दोबारा अपनी टीम से चेक करवाइए, ओरल ऑब्जर्वेशन था, और अगर कोई अंग्रेजी अखबार ने कैरी किया है उसको सही कैरी किया है, मगर इस तरह का जुमला और ये कहना कि मैंने यूट्यूब पर देखा, गलत है। ये दोनों चीजें इसमें बहुत बड़ी गलत है। एक और उन्होंने नहीं, ये आप मैं आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि आप थोड़ा उसको मालूम करवा लीजिए। ऑनरेबल जज ने ये ऑब्जर्वेशन नहीं किया। क्या ऑनरेबल जज ने ये कहा था कि अकबरुद्दीन ने ऐसी बातें कही है जिनसे देश के एक वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंची है और देश को चुनौती देने के बराबर है। इसी देश ने आपके पिता और भाई को सांसद बनाया। ये बात उन्होंने कही थी, ये बात, इसी देश ने आपके पिता और भाई को, ये बात बिल्कुल मैं मान रहा हूं। इससे पहले अभी आपने जो कहा उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये तो मैं बीबीसी की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं, आप कहेंगे तो हम इसको दोबारा चेक करेंगे, लेकिन ये तो उन्होंने कहा था कि इस देश ने आपके पिता और भाई को एमपी बनाया और वो खुद एमएलए हैं। इस तरह की बातें कहना ये जिम्मेदारी की हरकत है? सर अगर वो फैसला देते हैं, कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको मानना मुझे ही पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। इंतजार करते हैं कोर्ट के फैसले का, इंतजार करते हैं क्या फैसला आता है कोर्ट का। काफी वक्त हो गया, मामला तो पेंडिंग है, पुलिस ने तो अभी चार्जशीट भी फाइल नहीं की है। सर ये अब आप इसमें भी मुझे जिम्मेदार बना देंगे क्या? ये तो हद होगी, इसका जिम्मेदार तो मैं नहीं हूं। आपका खौफ तो होगा? नहीं सर, हमारा देखिए एक बात अच्छा है, ये सबके सामने बात हो जाए। हर वक्त परवीन टोगाडिया ने क्या क्या नहीं कहा। कभी परवीन टोगाडिया को जेल क्या है मालूम? योगी आदित्यनाथ को जेल क्या है कभी मालूम? कभी ये लोग जेल को गए? कभी साक्षी महाराज जेल को गए? साक्षी महाराज तो काफी वक्त जेल में नहीं, वो अलग किस्सों में गए, अलग, अब उस पर तबसरा आप बाद में कर सकते। मगर आप जब बात कर रहे सो कॉल्ड एलिज हेट स्पीच की, हमको ये बात समझ में नहीं आती कि अकबरुद्दीन ओवैसी पर जब एक केस बुक हुआ, वो लंदन से वापस आए, भागे नहीं, वापस आए, सरेंडर किया, 2 महीने उनको जेल में रहना पड़ा और 2 महीने के बाद उनको बेल हुई। हम ये पूछना चाहते हैं भाई ये केस चल रहा है, आप सही करें, परवीन टोगाडिया के ऊपर महाराष्ट्र और हर रियासत में कई केसेस है, गिरफ्तार करने से क्यों डरते भैया? योगी आदित्यनाथ को पकड़ने से क्यों डरते आप क्यों गिरफ्तार नहीं किए महाराष्ट्र के बहुत? सर आप ये मुझे बता दीजिए कि गिरफ्तार इनको क्यों नहीं करते आप जब 153A, 295A, 120B ये सब कानून है, क्या इसका इतलाक सिर्फ हम पर ही होगा? अब ये मैं अकबरुद्दीन साहब की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने ये कोई वन ऑफ नहीं था, कोई एक बार उन्होंने कह दिया हो। और भी मेरे पास उदाहरण है। सन 2011 में कुरनूल में एक रैली में उन्होंने एक एमएलए को काफिर कहा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नसीम मराव को कातिल, दरिंदा, बेईमान, धोखेबाज, चोर कहा। जो शख्स बाबरी मस्जिद की हिफाजत करने में नाकाम हुआ और बाबरी मस्जिद की शहादत सिर्फ मुसलमानों के लिए गम का मसला नहीं, ये तो मुल्क के फाउंडेशंस को कमजोर कर दिया, ये मुल्क के फाउंडेशंस को कमजोर कर दिया। ये गुंडा राज की बेहतरीन मिसाल है। और मैं अपनी पार्लियामेंट में कहा, आपसे भी कह रहा हूं, हिंदुस्तान में 3 बड़े वाकयात हुए, एक महात्मा गांधी का कत्ल, एक बाबरी मस्जिद की शहादत और तीसरे गुजरात में कत्लेआम और चौथे दिल्ली की सड़कों पर सिखों का उनका कत्लेआम। ये 4 ऐसे वाकयात हैं जिससे मुल्क कमजोर हुआ। क्या आप इसको बात को नहीं मानते? बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये वजीर आजम जो वजीर आजम रहने के बावजूद भी उस बाबरी मस्जिद को आप ना माने, मुतनाज़ा बोले कुछ, मगर हिफाजत करना तो मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी थी। सुप्रीम कोर्ट को कमिटमेंट दिया गया था। इसीलिए हम नरसिम्हा राव को जिम्मेदार समझते हैं। इसीलिए हमने ना सिर्फ ये कहा बल्कि हमने ये भी कहा कि इनको भारत रत्न से अवार्ड मत दिया जाए। ये शख्स ने खुली इजाजत दी तमाम लोगों को नंगा नाच करने की और मुल्क के कानून को उसके धज्जियां उड़ाने की। वो देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें देश की जनता ने चुना था। मैं आपको फिर से बताता हूं, उनको कातिल, दरिंदा, बेईमान, धोखेबाज ये शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए था। कौन से शब्द का इस्तेमाल करें जिसने टाडा के नाम पर हजारों बच्चों को जेलों में डाल दिया? कौन से शब्द का इस्तेमाल करें कि बंबई की सरजमीन के ऊपर कत्लेआम हुआ और श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट आज भी बर्फदान में पड़ी हुई है? वो वजीर आजम थे। कौन से शब्द का इस्तेमाल करें? क्या आपको मालूम नरसिम्हा राव ने क्या कहा था जब वो चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के? उन्होंने कहा था कि जो रेडियो पाकिस्तान सुनेगा मैं शीश पिघला के उसके कान में डालूंगा।
क्या ये जेब देता किसी चीफ मिनिस्टर को? 1971 में पीवी नरसिम्हा राव ने बात कही थी, ये असेंबली में कहा था। आप एक तरफा बात कर रहे हैं सर। नहीं, आपका रिसर्च जो है सिर्फ एक ही तरफ फोकस है। ठीक है, हम पर इल्जाम है, अपने इल्जाम का डिफेंड कर रहा हूं मैं, मगर नरसिम्हा राव के ताल्लुक से हमारा ओपिनियन वाज़ेह है। आपके भाई साहब ने हैदराबाद में आंध्र प्रदेश की पुलिस को नामर्दों की फौज करार दिया। पुलिस को नामर्दों की फौज करार दिया, पुलिस को नहीं कहा। वो जुमला मुझे अच्छी तरह याद है। वहां पर किसी एक बच्ची की अस्मत रेजी की गई थी, गुंडे गैम्बलिंग का सेंटर चला रहे थे, तमाम बुराइयों का एक मरकज एक इलाका बन चुका था। और अगर पुलिस नहीं करेगी और अगर हम जाकर करते हैं तो बोलेंगे आप अपने हाथ में कानून ले लिए। ये चीजें हैं। इसका सर आप बैकग्राउंड भी थोड़ा देख लीजिए। जुमले आपको अच्छे नहीं लगते होंगे, हो सकता है कि मैं यहां बैठकर जस्टिफाई भी नहीं कर सकता हूं, मगर उसका पस मंजर भी है। सिर्फ जुमले नहीं, जब भी वो आपके भाई साहब जबान खोलते हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में आप भी बोलते हैं और वो भी बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं मोदी वजीर आजम बन जाएगा। काय का मोदी, कहां का मोदी? आजा हैदराबाद एक मर्तबा बता देंगे। आए ना, वो हैदराबाद आए, एक नहीं 2 मर्तबा आए हमारे खिलाफ इलेक्शन में। तो बता दिया आपने? नहीं, हाँ, हम जीत गए। वो 2 मर्तबा आए हमारे खिलाफ इलेक्शन कैंपेन के, बड़ी सभा की, बड़ा जलसा किया, हजारों की तादाद में लोग आए। एक नहीं 2 मर्तबा हैदराबाद को। उन्होंने कहा कि अडवाणी भागकर इंडिया आ गए। हम तो भागकर नहीं गए, हम तो यहीं पर हैं, किसी को तो छोड़ दीजिए। आपने बोला कि मुल्क आपके लिए सबसे ऊपर है। फिर जब आपके भाई ने वो बयान दिया था कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं को दिखा देंगे कौन ज्यादा पावरफुल है, आपको नहीं लगता बड़े होने के नाते आपको वहां कुछ बोलना चाहिए था या आपको उन्हें समझाना चाहिए था? मैं इसीलिए तो आपसे अर्ज कर रहा हूं, वहां पे अगर कोई सांप्रदायिक हिंसा हुई होती सर, मेरे तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता? मेरे भाई, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कोर्ट का जो फैसला आएगा इंतजार करिए। कोर्ट को कानून आपसे और मुझसे ज्यादा मालूम, आप इस बात को तो मानते हैं ना? यस सर। कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। वो कोर्ट की बात नहीं कह रहे, बड़े भाई होने के नाते कान खींचना चाहिए था, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सर मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि मेरी नजर में इंसाफ का जो पैमाना है वो अदालत करेगी फैसला। या तो उन्होंने कहा वो सही था या नहीं था आपकी नजर में? अब अगर रजत शर्मा मुझे उस वक्त बुला लेते, मगर आप बुलाए नहीं हमको, आप कठहरे में आप बुला रहे हैं 2 साल के बाद। अब जनता ने कहा कि बुलाओ भाई, बहुत हो गया। अरे जनता ने उस वक्त भी कहा था आपको, जनता ने उस वक्त भी कहा था आपको। आप लोग तो वन साइड स्टोरी चला दिए पूरा। मगर जो कोर्ट का फैसला होगा उसका इंतजार करिए। कोर्ट का फैसला ठीक है, लेकिन जो वो पूछ रहे, मैं उनकी बात का जवाब चाहता हूं। उन्होंने कहा बड़े भाई के होने के नाते, ज्यादा समझदार होने के नाते। अच्छा, मैं शुक्रिया सर आपका। आप मुझे समझदार कह रहे हैं। तो उस समझदार बड़े भाई से और ज्यादा एक्सपीरियंस भाई से पूछ रहा हूं कि क्या छोटे भाई ने जो बयान दिया था, आप सहमत हैं उससे कि उन्होंने? नहीं सर, इसमें अब इतना वफ़ा गुजर जाने के बाद ये सवाल मैं समझता हूं कि इनफ्रक्चुअस है, क्योंकि अब कोर्ट सवाल नहीं, अब इस पर तबसरा करना एक मैटर सब जुडिस है। अदालत फैसला करेगी, इंतजार करिए ना सर। मैं तो भाई का दिल क्या कहता है ये पूछना चाहता हूं। भाई का दिल क्या कहता है वो घर की बात मैं अवाम में क्यों करूंगा? आपके घर में भी आपके भाई हैं, क्या आप बताते लोगों को? मैं बताता, अगर मेरा भाई ऐसा करता कान खींचता। नहीं, आप खींचते होंगे, लगता होगा, मगर आपके भाई नहीं है ना पॉलिटिक्स में। आपके भाई तो नहीं है पॉलिटिक्स में। नहीं, वो चाहे पॉलिटिक्स में होते चाहे किसी मगर जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो कोर्ट तय करेगी इंशाल्लाह। और मेरा छोटा भाई, क्या बड़ा भाई भी ऐसे कहता तो भी कान खींचता होगा सर। अच्छा है सर, क्योंकि मुल्क के खिलाफ कोई बात कहे, मुल्क को चैलेंज करे, इसको किसी को माफ नहीं, कोई माफ नहीं कर सकता ना। चाहे वो बाबरी मस्जिद की शहादत हो, चाहे महात्मा गांधी का कत्ल हो, गुजरात में मासूम लोगों का कत्लेआम हो, या दिल्ली की रोडों पर सिखों का कत्लेआम हो, बिल्कुल माफ मत करिए। बिल्कुल माफ नहीं कर। लेकिन अगर कोई ये कहे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, अब ये जो चीज है ये कोर्ट फैसला करेगी। जिस तरह से आप प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को आपको वहां पर लॉयर बनाकर भिजाना चाहिए। आप अच्छा आर्ग्यू करेंगे वहां पर, बहुत अच्छा करेंगे। नहीं बिल्कुल, तो मैं तो कह रहा हूं
आपको आना चाहिए। अगर कोई मेरे मुल्क पर हमला करेगा, लोगों को बांटेगा, तो मैं बहुत अच्छा कोई मुल्क पे हमला नहीं है, कोई मुल्क को बांटने की बात हरगिज कोई नहीं कर सकता, ना हम उसको मानेंगे। मसला कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगी, उसका इंतजार करिए। चलिए जनता से पूछ लेते हैं जो लोग इस बारे में कुछ कहना। आप यहाँ थर्ड रो में। जैसे आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि वो कातिल हैं, वो दरिंदा हैं, इससे ज्यादा भी आपने कुछ कहा है, मैं कह नहीं सकती उनके बारे में। मैं पूछना चाहती हूँ कि कश्मीर में अभी जो हमने पिछले दिनों देखा, तो मोदी जी ने वहाँ सेना लगा दी, 2100 करोड़ रुपया लगा दिया और तमाम इंतजाम कर दिए कि वहाँ के लोगों को बचाया जाए। तो आपने वहाँ पे क्या किया? आपने कितने करोड़ भेजे, या फिर कितने दिन आपने वहाँ पे लगाए, या फिर आपने उन लोगों की क्या मदद की जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं? जवाब दो। रजत शर्मा साहब वो वीडियो नहीं दिखा रहे जहां पर उत्तराखंड में मैंने 1.5 करोड़ की इमदाद की। उत्तराखंड में हमारे लोग डॉक्टर्स की टीम गए, मेडिसिन लेकर गए, दवाएं सामान लेकर गए। सब दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी भी कुछ है? कठेरे में तो आया हूं ना, कठेरे में तो उन्होंने मैं जवाब दे रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं ना। आप मुझे मुकम्मल करने इतनी बेसब्री मत करिए सर, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, थोड़ा सब्र करिए। तो उत्तराखंड में हमने ऐसा किया। दूसरी बात यह है कि कश्मीर के लिए मैंने 50 लाख के वाटर प्यूरिफायर्स का ऑर्डर किया है। स्पेशल वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं, क्योंकि अगर आप वो नॉर्मल वाटर प्यूरिफायर्स लगाएंगे तो उसमें कंजाल आता है और पानी साफ नहीं आता। 50 लाख के हमने वाटर प्यूरिफायर्स दे रहे हैं और 50 लाख के इंशाल्लाह दवाएं लेकर हम भिजाएंगे। तीसरी बात जो आपने वजीर आजम ने किया, अच्छा किया वजीर आजम ने, बहुत अच्छा किया। वो मुल्क के वजीर आजम हैं और कश्मीर हमारे मुल्क का अटूट हिस्सा है और कश्मीरी हिंदुस्तान के शहरी हैं और उनकी बराबर हमको मदद करनी चाहिए। बल्कि कश्मीर को अच्छी तरीके से अब तो रेस्क्यू रिलीफ के बाद रिहेबिलिटेशन होना चाहिए और अच्छा कि हम उसकी तारीफ करते हैं, उसमें कौन सी बुरी बात। चलिए आपकी तारीफ करनी चाहिए, कम से कम किसी बात में तो आपको नरेंद्र मोदी की तारीफ की आपने? नहीं, तारीफ नहीं की सर, तारीफ नहीं, अभी तो नहीं, तारीफ नहीं की। ये उनकी ड्यूटी है। आज वो वजीर आजम है, हमने उनकी मुखालिफत की, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब है तो पूरे मुल्क के शहरी उनके लिए बराबर होने चाहिए। अच्छा किया उन्होंने कश्मीर में किया, और भी करने की जरूरत है। ये तारीफ नहीं है? तारीफ नहीं है। आप इसको तारीफ देखते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी एक खबर आई थी कि भारत में हैदराबाद में से 15 स्टूडेंट्स ISIS में भर्ती होने के लिए यहाँ से उन्होंने कोशिश की थी और वो पकड़े गए थे। तो वो भी हैदराबाद में हुआ था। और ISIS क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं और आपका इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, रजत शर्मा साहब तो के पास मेरे स्पीचेस का पूरा ज़ख़ीरा है, लाइब्रेरी है मेरी स्पीचेस की। मगर रजत शर्मा साहब के पास मेरे 4 स्पीचेस मिसिंग हैं जो मैंने रमज़ान में जलसे में किए थे मक्का मस्जिद में, जहाँ पर मैंने ओपनली कंडेम किया ISIS को, जहाँ पर मैंने उनसे मुतालबा किया कि हमारे जो हिंदुस्तानी उनके पास होस्टेज हैं उनको फ़ौरन रिहा किया जाए, जहाँ पर मैंने कहा कि वो लोग जो हरकत कर रहे हैं वो इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और चौथी बात यह है कि जो आखिरी मेरी पब्लिक स्पीच हुई वो आपके रिसर्च टीम ने जिसको मिस कर दिया, जिसमें मैंने उन बच्चों से मुखातिब होकर कहा, वो 4 बच्चे थे, 14 नहीं 4, उनसे कहा कि भैया अगर जिहाद करना है तो पार्लिमानी जमहूरियत में पॉलिटिक्स में आओ और संघ परिवार से मुल्क के सेकुलरिज्म के खिलाफ तोड़ने और मुकाबला करो। मुसलमानों में इल्म की कमी है, इलिटरेसी ज़्यादा है, उसके खिलाफ जिहाद करो। गरीबी है, उसके गरीबी के खात्मे के लिए जिहाद करो। ये स्पीच भी तो है, कभी ये भी तो रुख दिखा दीजिए। आपको मौका तो दे रहे हैं अपनी बात कहने का। बात तो कह दिया मैं, ये इनको मालूम नहीं ना, इनको मालूम नहीं, इसलिए कह रहा हूं अगर आप इतना सब जो पहले दिखाया था वो भी इनको मालूम नहीं था। आज बहुत कुछ बातें नहीं, ये मालूम था, नहीं ये मालूम था इनको, ये तो बात नहीं, ये तो बात मालूम थी, ये तो बात मालूम। चलिए बहुत सारी ऐसी बातें जो लोगों को नहीं मालूम है वो मैं आपको बताऊंगा। मुझे एक ब्रेक के रुकना है और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में ओवैसी साहब पर इल्जामात और सवालात का एक और जो कोर्ट की जो कार्रवाई है, जो कोर्ट में हमारी जो स्ट्रेटजी है, अब हर चीज को तो आवाम में हम बयान नहीं कर सकते ना।
आप इंतजार करिए। नहीं इंतजार नहीं, मैं सिर्फ इतना नहीं, ये एक सब्जुडिस मैटर है। कोई भगवान को गाली दे, आप कहीं स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसके लिए। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं असदुद्दीन ओवैसी। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहाद के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम है कि ये समाज को बांटने का काम करते हैं। अब मैं फिर से आपको आपके छोटे भाई, आपकी पार्टी के लीडर एमएलए साहब, उनका बयान सुनाना चाहता हूं। वो कैसे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। भगवान राम का मजाक उड़ाया, उनकी मां कौशल्या का मजाक उड़ाया, कैसे आग लगाते हैं वो जरा देखिए। हरियाणा कौशल्यापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशल्या वहां की थी। कौन कौशल्या? राम की मां, दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशल्या हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशल्यापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। 3 पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहाँ। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? आप सपोर्ट करते हैं इसे? मैं कितने मर्तबा इस प्रोग्राम में कह चुका हूं, आप उसी स्पीच का हवाला दे रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगी उसके ऊपर, कोर्ट फैसला करेगी उसके ऊपर, एविडेंस की बुनियाद पर कोर्ट फैसला करेगी। अगर वरुण गांधी को इंसाफ मिल सकता है तो यहां भी इंसाफ मिलेगा। पूछ रहा हूं कि ये जो बात है सर, देखिए, ये आप जो कोर्ट की जो कार्रवाई है, जो कोर्ट में हमारी जो स्ट्रेटजी है, अब हर चीज को तो आवाम में हम बयान नहीं कर सकते ना। आप इंतजार करिए। नहीं इंतजार नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछ मैं इस पर कोई तबसरा इसलिए नहीं करना चाह रहा हूं पूछ रहा हूं कि नहीं, ये एक सब्जुडिस मैटर है। कोई भगवान को गाली दे, आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसके लिए? नहीं, सुनिए बात को, आप तोड़ मोड़ कर पेश कर। मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट पहले फैसला ये करेगा कि क्या ये सही है, कहा है, जो चार्जेस फ्रेम किए गए 120B 295 के, इसके ऊपर कोर्ट फैसला देगा। कोर्ट के इंतजार करिए ना सर, जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा आप मुझे दोबारा बुला लीजिए। आप ओवैसी साहब, कुछ मामले ऐसे होते हैं नहीं सर, नहीं दिल से फैसला करना नहीं, दिल से फैसले नहीं कर सकते सर, दिल से फैसले नहीं कर सकते। दिल से कोर्ट में जब एक मसला जेरे दौरान है, कोर्ट फैसला करेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि कोर्ट को कानून आपसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा मालूम, और कोर्ट एविडेंस की बुनियाद पर फैसला करेगा, तो उसका इंतजार करिए। जनता की भावना भी तो कुछ होती है। नहीं, जनता कैसे आग लगाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, कैसे गाय को गौ माता कहने पर उनको आपत्ति है, कैसे मजाक उड़ा रहे हैं उसका, वो जरा सुन लीजिए। ये बोला जाता कि ये हमारी माता है, ठीक है, तुम्हारी माता है, बराबर है बराबर माता, इस बात से इनकार नहीं। अरे माता है तो माता का एहतराम करो, मां है तो इज्जत करो, मां है तो उसकी रखवाली करो, मां है तो उसकी इबादत करो। मां को बाजार में लाके नीलाम नहीं करते। माता भी बोल रहे, मां भी बोल रहे हैं, और बाजारों में लाकर बेच रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। और जो हमने नहीं दिखाया, आगे उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं से कहो कि वो गाय को मारकर उसका मांस खाएं, उनको भी उसका टेस्ट पता चलेगा। नहीं, ये बात, मैं ये तो कह रहा हूं ना आपसे कि ये तमाम मसले का हल ये है कि ये स्पीच के ऊपर कोर्ट फैसला करेगी। अगर मनिका गांधी ने कोई बात कह दी, आप कभी बुलाकर पूछ लीजिए उनको। नहीं, मैं मेनका गांधी से जरूर पूछूंगा। मेनका गांधी तो कह रही है कि जो जानवरों को इलीगल तरीके से मार रहे हैं, ये इसका सवाल उनसे पूछा जाएगा। उनका ये कहना कि ये पैसा आतंकवाद के काम आ रहा है, उनसे पूछा जाएगा।
लेकिन जो आपकी पार्टी के नेता ने कहा तो आपसे तो पूछा जाएगा। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि ये अदालत में है, और मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि ये जनता का इमोशन है। मैं आपसे हमेशा यही जवाब दूंगा आपसे कि इस मसले के ऊपर कोर्ट का फैसला होगा एविडेंस की बुनियाद पर। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। इसमें भी एविडेंस की जरूरत पड़ेगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई कैंगरू कोर्ट नहीं है। ये उनके डुप्लीकेट तो नहीं है ना? है तो आपके भाई। ये कैंगरू कोर्ट तो नहीं है। ये कैंगरू कोर्ट में फैसला नहीं होगा इसका फैसला बाकायदा एविडेंस एक्ट के ऊपर, आईपीसी के ऊपर, इसके ऊपर फैसला होगा और इंतजार करिए उसका। देखिए, आपकी अदालत में हम कोशिश करते हैं कि जो जनता बैठी है और जो जनता देख रही है उसकी भावनाओं से, इमोशन से फैसला कर दें। अब क्योंकि आपके छोटे भाई का मामला है तो शायद आप कंसेशन चाहते हैं। नहीं सर, मैं कंसेशन हरगिज नहीं चाहता हूं। मैं तो कंसेशन नहीं चाहूंगा आपसे ना आपकी अदालत में जो लोग मौजूद हैं। मैं यही कहूंगा कि जो मसला कोर्ट में है और कोर्ट इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, उसकी बुनियाद पर कोर्ट फैसला देगा और सबके सामने आएगा वो। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं। इस पर हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे और कोर्ट का फैसला अगर आपके भाई के खिलाफ आया तो मैं आपको फिर से ये सवाल पूछूंगा। जरूर, आप बुला लीजिए मुझे, मैं आने तैयार हूं। जी, एक और ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम और सवाल आपका एक और आपका नहीं, सुनिए, आप मुझे बात करने मौका नहीं दे रहे, वरना आप भी उस अंग्रेजी चैनल की तरह हो जा रहे हैं कि अपनी बात सुनो। सर मेरी बात सुनिए, आप में काबिलियत है, मैं मानता हूं, आप में सेलिंग पॉइंट है, आप इसीलिए तो आप माने जाते हैं, इसीलिए तो लोग मानते हैं आपको कि भाई रजत शर्मा काबिल आदमी है, पॉइंटेड सवाल करते, चुपते हुए सवाल करते, लोगों को हंसाते भी, यही तो आपकी काबिलियत है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम है कि ये नफरत की सियासत करते हैं। महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं। मैंने आपका वो वीडियो देखा है जो आपने पब्लिसिटी के लिए बनाया है, जिसमें आपने कहा कि वो पूरी आवाज कह रही है कि लुट गया आवाम, पिट गया आवाम। ये गाना चलता है। मैंने नहीं बनाया, हमारे पार्टी की तरफ से उसमें लिखा है कि MIM का वीडियो। नहीं, हम हरगिज कोई वीडियो नहीं बनाए। देखिए सर, सोशल मीडिया पर थोड़े दिन पहले एक पैम्फलेट बनाया गया जिसमें मेरी तस्वीर डाल दी गई और लिखा गया कि हिंदुस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान अगर हमला करेगा तो हम पाकिस्तान का साथ देंगे, और मेरी फोटो डाल दी। और कश्मीर में एक कश्मीर ऑब्जर्वर अखबार ने इसको चला दिया। मैं कोर्ट में गया, उनके खिलाफ, सामना अखबार के खिलाफ, और एक न्यूज़ पोर्टल है, कोर्ट से उनको चला गया है, उनको आना पड़ेगा हैदराबाद। क्रिमिनल डिफेमेशन मैंने फाइल किया है। मैंने वो पढ़ा, उन्होंने तो माफी मांग ली है। नहीं, माफी मांगने से तो नहीं होता ना सर। अब क्या करें? अब उनको आना पड़ेगा हैदराबाद, आकर हम उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। कोर्ट में आएंगे वो, गलत मतलब मत लीजिए उसका, वो कोर्ट को आए वहां पर लड़े। क्योंकि मेहमान नवाजी से तो बहुत डर लगता है लोगों को। नहीं सर, मैं उनको बिरयानी तो नहीं खिला सकता ना हलीम खिला सकता हूं, और कोर्ट में तो हम पूछेंगे, कोर्ट में तो हम केस डाले हैं। लेकिन जो वीडियो मैंने देखा उसमें तो आप लिखते हैं और आप कह रहे हैं कि अब हम रोने वाले नहीं है, अब हम रुलाने वाले हैं, अब हम कांग्रेस को रुलाएंगे, अब हम एनसीपी को रुलाएंगे। हाँ सर, जरूरी है वहां पर, इसलिए जरूरी है रुलाना इनको वहां पर कितने साल से कांग्रेस की और राष्ट्रवादी कांग्रेस की हुकूमत है, 13% माइनॉरिटीज है, और जो बजट दिया जाता है 400 करोड़ रुपये। आंध्र प्रदेश, यूनाइटेड आंध्रा में 9% आबादी मुस्लिम्स की और बजट है 1050 करोड़ रुपये। वहां पर 10 साल में एक भी मुस्लिम MP जीत कर नहीं आता। आबादी 13% है, 280 की करीब असेंबली है। कितने ये लोग, मैं कम्युनल हूं, मान लीजिए कि दुनिया की तमाम बुराइयां मुझ में हैं, ये लोग तो दूध के धुले हैं। भाई जिताओ, लेकिन आप नहीं, दूध के धुलों के साथ सर मेरी बात मुकम्मल प्लीज। आप जब मुझे इल्जाम लगा रहे तो मुझे डिफेंड तो करने दीजिए। तीसरी बात यह है कि मालेगांव का बम ब्लास्ट, आप प्रोसिक्यूटर हैं, मुझे बताइए, क्या एक ऑफेंस के लिए 2 लोग जिम्मेदार हो सकते हैं? क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने मालेगांव का बम ब्लास्ट किया या फिर मुसलमान बच्चों ने किया? महाराष्ट्र की ATS कहती है मुसलमानों ने किया।
एनआईए कहती है कि प्रज्ञा ठाकुर कर्नल पुरोहित ने किया, बच्चों को बेल मिल जाती है कई सालों के बाद, ये लोग डिसाइड नहीं कर पाते। हिमायत बेग को फांसी की सजा हो गई, नया एविडेंस आया और ये बता दिया कि हिमायत बेग पूना से औरंगाबाद मोटरसाइकिल पर 3 घंटे में आता है। सर वो कौन सी मोटरसाइकिल है जो 3 घंटे में आप 300 किलोमीटर का सफर तय करें? और कोई टोल पर भी वीडियो कैमरास लगे, हिमायत बेग नजर नहीं आता। कितने बच्चे जेलों में हैं, कितने बच्चे अंडर ट्रायल्स हैं महाराष्ट्र की जेलों में? इसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा ना सर। लेकिन आपने बहुत साल कांग्रेस का फायदा उठाया, नहीं, अब आप उन पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं सर, देखिए जमहूरियत में फायदा नुकसान की बात मत करिए। अगर मैं ये कहूं रजत शर्मा ने किसी और टीवी चैनल में काम किया, फायदा उठाया, तो सही होगा बात ये। आज रजत शर्मा की इनफरादी काबिलियत है, आपकी काबिलियत है, आपका नहीं सुनिए आप मुझे बात करने मौका नहीं दे रहे, वरना आप भी उस अंग्रेजी चैनल की तरह हो जा रहे हैं कि अपनी बात सुनो। सर मेरी बात सुनिए, आप में काबिलियत है, मैं मानता हूं, आप में सेलिंग पॉइंट है, आप इसीलिए तो आप माने जाते हैं, इसीलिए तो लोग मानते हैं आपको कि भाई रजत शर्मा काबिल आदमी है, पॉइंटेड सवाल करते, चुपते हुए सवाल करते, लोगों को हंसाते भी, यही तो आपकी काबिलियत है। तो इसको इल्जाम आप मुझ पे नहीं, आप मुझ पे इल्जाम तो नहीं लगा सकते। आप मुझे इल्जाम तो फायदा उठाए। सर फायदा क्या उठाया हमने? कौन सा मैंने मिनिस्ट्री का मुतालबा किया? मैं कौन सा सर मैं आपको बात बता रहा हूं कि मेरी फकीरी में शाही है। मैं कोई चीज का मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप जिस लोगों का दावा करते, मैं मुसलमानों का लीडर नहीं हूं सर। मुसलमानों के लीडर तो मनमोहन सिंह, मुलायम सिंह यादव, अशोक राव चौहान, पृथ्वीराज, ये सब बड़े बड़े लोग मुसलमानों के लीडर हैं। मैं कहां हूं सर, मैं कहां हूं? और ये हमारा हाल। आज हम 13% हमारी आबादी और गवर्नमेंट की मुलाजिमतों में हमारा ये मौका। अगर अर्बन रूरल पॉवर्टी देखी जाए तो सबसे ज्यादा पॉवर्टी है दलितों के साथ हमारी। महाराष्ट्र में सर आपको मालूम कितने मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन रहते? 89% लोग। क्या ये बात जवाब देंगे लोग? इसका कौन जिम्मेदार है इसका, बताइए आप मुझे। हम तो स्टैटिस्टिक्स के जरिए बात कर रहे हैं। जिस तरह आपने पूरी तकारीर को निकाल कर दिखाया, मैं भी डेटा बता रहा हूं आपको। तो ये काम महाराष्ट्र में किया, और कांग्रेस से क्या फायदा सर? कांग्रेस से क्या फायदा उठाएंगे? आपको कांग्रेस को पहचानने में इतने बरस लग गए? नहीं सर, बरस नहीं लगे, हम तो शुरू से जानते हैं इनको, हम तो शुरू से जानते कांग्रेस, शुरू से जानते भी और उनके साथ भी रहते। नहीं, साथ इसलिए रहे कि मजबूरी की मां है वो। बीजेपी के साथ हम आइडियोलॉजिकली नहीं जा सकते क्योंकि आरएसएस उससे वाबस्ता है। जब तमाम सेकुलर, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीएम, जमीन आसमान का फर्क उनकी आइडियोलॉजी में और कांग्रेस की, मगर मकसद क्या था कि चलो एक सेकुलर गवर्नमेंट बने। मनमोहन सिंह साहब शरीफ आदमी हैं, उनके ज़ेर क़यादत एक हुकूमत बन रही है, इसीलिए हमने तायद की। कोई कांग्रेस की हुकूमत की तायद कहां, यूपीए की हुकूमत। अब महाराष्ट्र में अगर आप कांग्रेस का विरोध करेंगे, एनसीपी का विरोध करेंगे, तो उसका फायदा बीजेपी शिवसेना को होगा। मुझे हो गया तो मुझे हो गया तो आप सर, आपको क्या इल्म गैब आता है क्या? फ्यूचर में क्या हो रहा है? कि आप भी एस्ट्रोलॉजी की दुकान खोलिए क्या? नहीं सर, ऐसा कैसा बोल रहे हैं आप? देखिए, नहीं, मैं मानता हूं कि आपको जिंदगी का बहुत बड़ा तजुर्बा है। आपके बाल जो काले हैं, सफेद भी हैं, वो इसी तरह तो सफेद नहीं हुए धूप के नीचे, तजुर्बे की बुनियाद पर हुए। मगर मुझे फायदा हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि मैं तो सेकुलरिज्म का कूली नहीं हूं, मैं सेकुलरिज्म का कूली नहीं हूं कि मेरी जिंदगी का मकसद कि सिर्फ कांग्रेस एनसीपी कामयाब हो जाए। मेरा मकसद यह है कि भाई इंसाफ हो, हिंदुस्तान की 13% जो अक़लियत है मुसलमान, उनसे इंसाफ हो। आपका मकसद यह है कि कांग्रेस भी हार जाए, शिवसेना हार जाए, बीजेपी हार जाए, बस ओवैसी साहब जीत जाए। बुरी बात क्या है? बुरी बात क्या है? अगर 60 साल के बाद अगर ऐसा होता है तो मैं समझूंगा अच्छी बात है। ये कब तक मैच फिक्सिंग चलेगा कांग्रेस का और ये बीजेपी शिवसेना का, कि या तू या मैं या तू, कब तक चलेगा सर? बदलना तो चाहिए ना। ये लोग कब तक ऐसा मैच फिक्सिंग करते रहेंगे? ये मैच फिक्सिंग है महाराष्ट्र में पूरा, कि हम उतर जाएंगे तो आप बैठ जाइए, हम बैठेंगे तो आप इंतजार करिए। हम ये बता रहे हैं कि भैया और भी कोई लोग हैं जो आपको एक्सपोज करेंगे। हम यकीनन बीजेपी शिवसेना की मुखालिफत करेंगे जरूर, और हो सकता है कि हमको कामयाबी मिले वहां पर।
देखिए, आपको वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये तो मुझे उसकी सर देखिए जनता करेगी महाराष्ट्र। बिल्कुल सर, देखिए हो सकता है कि मैं मेरी जिंदगी में जो ख्वाब देख रहा हूं उस पर नाकाम हो जाऊं, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मगर मैं जो उसूल और जो बातें कर रहा हूं उसको आवाम कबूल करती है तो बहुत अच्छा है। जमहूरियत की तो यही तो खूबी है। अब ये जमहूरियत में जो आवाम यहाँ बैठी है इनसे पूछते हैं ये लोग जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी हाँ, भी आपने शुरू में आके कहा कि मुलायम सिंह चड्डी पहने हुए हैं, लेकिन ये अभी जो बीत गई ईद उसमें उन्होंने सारे मंदिर से लाउड स्पीकर उतरवाने का आदेश दे दिया। अभी विधानसभा में उनको ज्यादा सीट आई चुनावों में, तो सारा फायदा तो वो उठा रहे हैं। नतीजा जो आया है जी, तो बीजेपी हार गए उसमें, तो क्या आपको तकलीफ हो रही हार गई तो? नहीं, वो पूछ रहे हैं कि आपको खुशी हो रही है? नहीं, मुझे खुशी उस वक्त होगी। मेरा मानना यह है कि ये जो 100 दिन है, ये 100 दिन ये काफी नहीं है। अब इंतजार करिए, 9 महीने कम से कम किसी हुकूमत को दीजिए, मालूम होगा कि वो क्या करना चाह रहे हैं। मगर ये 100 दिन में जिस तरीके से किताबों में तब्दीली, जिस तरीके से कहा गया कि नहीं भाई वो बत्रा साहब ने क्या क्या कह दिया, अगर मैं कहूंगा तो आप बोलेंगे ये भी हेट स्पीच है। बत्रा साहब ने जो कह दिया अपनी किताबों में वो लिखा। फिर उसके बाद मोहन भागवत का बयान कि ये हिंदू राष्ट्र है, गोवा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान, फिर पूना में जो बच्चे को मारा गया प्राइम मिनिस्टर की खामोशी इस पर, फिर ये तमाम बातें जो हो रही हैं, ये तो थोड़ा आपको लगता नहीं है कि बोल रहे रहे हैं, हो रहा है? बिल्कुल बोलना चाहिए, जरूर कहना चाहिए। तो वो ये देखिए, इसीलिए आपको मौका दिया, आप अपनी बात। नहीं, मैं तो अपनी बात रखा हूं। चलिए जनता से पूछ लेते हैं जो लोग इस बारे में कुछ कहना। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अच्छा ठीक है, आप मानते हैं कि सारे मुसलमान ये पाकिस्तानी नहीं सोच रखते हैं, लेकिन हर आतंकवाद मुसलमान ही क्यों होते हैं? महात्मा गांधी को जिसने मारा वो मुसलमान था क्या? इंदिरा गांधी को जिसने मारा वो मुसलमान था क्या? बाबरी मस्जिद को जिसने शहीद किया वो मुसलमान था क्या? सर ये एक मिनट, दिल्ली की सड़कों पर जो सिखों को गर्दनें काटी गई, क्या वो मुसलमान थे? गुजरात के गली कूचों में जिन लोगों को मारा गया और जिनको बेघर किया गया, क्या वो मुसलमान थे? मेरी बहन, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप ऐसा मत सोचिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि बुराई बुराई होती है, इसको आप मजहब के एंगल से मत देखिए। और मौइज जो है उससे मुसलमानों का क्या ताल्लुक? मौइज्म से हमारा क्या ताल्लुक? हम तो हर वायलेंस की मजम्मत कर रहे हैं, और मजम्मत करना भी चाहिए, कंडेम करना चाहिए। मजम्मत का मतलब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो आतंकवादी है वो न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, उसका कोई मजहब, बल्कि आतंकवाद खुद एक मजहब बन गया आजकल, और वो सिर्फ इंसानियत के दुश्मन होते हैं जो मासूम लोगों को मानते हैं। और ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। अब बहुत सारे इल्जाम मैंने आप पर लगाए, बहुत सारे सवाल आपसे पूछे, आपने अच्छी सफाई दी। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज अभिलाष खांडेकर का फैसला आज के मुकदमे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज ने मुकदमा चलाया असदुद्दीन ओवैसी पर। उनसे पूछा उनकी हेट स्पीचेस के बारे में, उनसे हमने पूछा उनकी सियासत के बारे में, उनसे पूछा हिंदू और मुसलमान में डिवाइड पैदा करने के इल्जामात के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज अभिलाष खांडेकर का फैसला। आज के फैसले में मैं ओवैसी साहब की प्रशंसा में कुछ शब्द जरूर कहूँगा, और वो लफ्ज़ ये हैं कि वे बहुत होशियार हैं। लंदन से वकालत सीख के आए हैं, लंदन से वकालत सीख के आए हैं, लेकिन भड़काऊ भाषण देने में वो बाज नहीं आते हैं। भारत में हिंदू मुसलमानों में लड़ाई दरार पैदा करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। भारत की संसद के वे सदस्य हैं, लेकिन अपनी भाषा को वे काफ़ी बार असंसदीय भाषा की ओर ले जाते हैं, जिससे कई बार समाज में टेंशन पैदा करते हैं। तो ओवैसी साहब ने 4 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे कहे पिछले कुछ सालों के। उन्होंने कहा कि गांधी की हत्या, बाबरी मस्जिद, गुजरात के दंगे, सिखों का कत्लेआम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, लेकिन न
मतलब आलोचना करने योग्य घटनाएं हैं, लेकिन होशियार ओवैसी साहब ने बम्बई के बम विस्फोट और संसद के हमले के बारे में कुछ नहीं कहा। इससे पता लगता है कि वे किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। मैं आज अपने जजमेंट में उनको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी भाषा का भविष्य में प्रयोग न करें और सख्त हिदायत के साथ उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है, लेकिन वे ध्यान रखें कि भारत के संविधान में सर्वधर्म समभाव है और यहाँ की नागरिकता भारतीय है और उसी की इज्जत करना हमारा कर्तव्य है। वही ओवैसी साहब का भी कर्तव्य होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहते हैं इस जजमेंट के बारे में ओवैसी साहब? मैं जज साहब ने जो फैसला दिया है, मैं आपके फैसले की इज्जत करता हूं, मगर मैं अपने डिफेंस में इतना ही कहना चाह रहा हूं कि मैंने जिन 4 वाक़यात का जिक्र किया था कि महात्मा गांधी का कत्ल, बाबरी मस्जिद की शहादत, दिल्ली में सिखों का कत्लेआम, गुजरात की सरजमीन पर मासूम लोगों का कत्लेआम, इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने पार्लियामेंट पर जो हमला किया गया है उसकी मैं कंडेम नहीं करता उसको। ये गलत आपने सोच लिया। दूसरी बात, जज साहब आपसे अदबन आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि बम्बई में जो बम ब्लास्ट हुआ आपने गलत सोच लिया। बड़ी इज्जत के साथ आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं उसकी तायीद करता हूँ, नहीं, हम उसकी मजम्मत करते, हम हर तशद्दुद की मजम्मत करते, मगर मेरी नज़र में ये जो 4 वाक़यात हैं ये हिंदुस्तान को हिला कर रख दिए थे। हिंदुस्तान की जो हमारी सेकुलरिज्म का फाउंडेशन है उसको कमज़ोर करने की कोशिश थी, इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया। यकीनन मैं पार्लियामेंट में जो हमला उसकी मजम्मत करता हूँ, जो बम्बई में बम ब्लास्ट हुए उसकी मजम्मत करता हूँ, जो बम्बई में बम ब्लास्ट से पहले जो फसाद हुआ उसकी मजम्मत करता हूँ। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ ओवैसी साहब जो इतने अच्छे भाषण देते हैं, अपनी स्पीचेस का इस्तेमाल लोगों में एकता लाने के लिए करेंगे, हिंदू और मुसलमान को साथ लाने के लिए करेंगे और देश की भलाई के लिए करेंगे। आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जब सर्वश्रेष्ठ